Hello everyone. Today in this lecture we are going to discuss the last topic of the chapter 30 nuclei. As you know, in the previous lecture we have discussed numericals based on radioactivity, half-life and mean life. So the last topic is alpha decay, beta decay and gamma decay. When we started radioactivity, then we have already discussed the basic properties of alpha decay, beta decay and gamma decay. So जब हमने ये लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था तब उस लेक्चर के अंदर हमने रेडियो एक्टिविटी जब स्टार्ट की थी, उस रेडियो एक्टिविटी टॉपिक के अंदर हमने बेसिक प्रॉपर्टीज जो थी अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके की, वो सारी बेसिक प्रॉपर्टीज हमने देखी थी. फॉर एग्जांपल कि अल्फा पार्टिकल इट मींस कि पॉजिटिव पार्टिकल एंड अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस. तो ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज हमने देखी थी. जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब अल्फा डीके एंड बीटा डीके, जब अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल की बात करेंगे तब ये पार्टिकल्स दोनों रिफ्लेक्ट भी होंगे. तो ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज हमने देखी थी. बट जब भी अब हमारा न्यूक्लियस इम्बैलेंस होगा, मतलब अनस्टेबल होगा, तब उसी के अंदर से कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ न्यूक्लियस वो एमिट करेगा, कुछ ना कुछ रेडिएशंस वो एमिट करेगा. उसके बाद वो न्यूक्लियस ट्राई करेगा स्टेबल होने की. सो अल्फा डीके जब भी किसी न्यूक्लियस से होगा तब वो न्यूक्लियस सबसे स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट होगा. तो ये जो कन्वर्जन वाला जो पार्ट है, ये सारा पार्ट हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो वी टेक एटलीस्ट 3 लेक्चर्स फॉर दिस 3 टॉपिक्स, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके. सो फर्स्ट हम अल्फा डीके स्टार्ट करेंगे. अल्फा डीके के अंदर जब भी कोई न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा डीके होगा, अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा और अल्फा इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस. तो जब भी कोई हीलियम न्यूक्लियस कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा तब सेकेंड न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्जन होगा. तो ये जो कन्वर्जन होगा उस प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी. तो आज वो एनर्जी का भी हम डायरेक्टली रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. जो एनर्जी हमने ऑलरेडी आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन के अंदर भी हमने देखा था, तो उसी लॉ को यहाँ पे यूज करके हम अल्फा डीके के थ्रू भी एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे. देन जिस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से अल्फा डीके होगा, मतलब रेडियो एक्टिविटी होगी, उस न्यूक्लियस को हमने नाम दिया पेरेंट न्यूक्लियस, जिससे वो अल्फा डीके होगा. जो नया न्यूक्लियस बनेगा आफ्टर डीकेइंग अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन, तब जो नया न्यूक्लियस बनेगा उस न्यूक्लियस को हमने नाम दिया डॉटर न्यूक्लियस. तो सबसे पहले हम इस लेक्चर के अंदर अल्फा डीके स्टार्ट करेंगे. अब अल्फा डीके की जो बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमने स्टडी की थी, उस प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी अल्फा इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस, पॉजिटिव पार्टिकल 2He4, then it is deflected by electric and magnetic field, then ionization power maximum, penetration power minimum. ये सारे बेसिक प्रॉपर्टीज हमने देखी थी. अब सपोज हमारे पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई X जिसका एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A. अब इस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से फॉर एग्जांपल कि हीलियम मतलब 2He4 मतलब एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकला, तो आउटपुट में 2He4 ये एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकला. तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा आफ्टर डिकेइंग, उस नए न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर क्या होगा. सपोज हमने एलिमेंट मान लिया Y, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा. तो जैसे हम केमिस्ट्री के अंदर केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करते हैं, इन द सेम वे न्यूक्लियर इक्वेशन के अंदर हम उस न्यूक्लियस के लिए एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर को बैलेंस करेंगे. सो नया न्यूक्लियस हमारा बना Y, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा Z-2. अब इस दोनों का आप एडिशन करो, Z-2 + 2 which is equal to Z. So LHS is equal to RHS. इसी इक्वेशन के बेसिस पे आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं. आपको किसी एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का मास नंबर, एटॉमिक नंबर और एलिमेंट का नाम भी आपको गिवन होगा. उस एलिमेंट से सपोज 4 टाइम्स अल्फा डीके हुआ, तो फाइनल जो न्यूक्लियस बनेगा डॉटर न्यूक्लियस, उसका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर कितना होगा. तो हम सिंपल इक्वेशन से इसको बैलेंस कर सकते हैं. अब Z-2 यहाँ पे 2He4, मास नंबर 4, यहाँ पे मास नंबर A. तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसका मास नंबर होगा A-4. तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी.
और जब भी किसी न्यूक्लियस से अल्फा डीके होगा, कोई भी रेडियो एक्टिविटी होगी, तब उसके साथ कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को हमने नाम दिया Q, which is known as Q value. So ये हमारी बेसिक इक्वेशन अल्फा डीके के लिए। इस वाले न्यूक्लियस को हमने नाम दिया पेरेंट न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस बनेगा ये होगा डॉटर न्यूक्लियस। ये जो पार्टिकल यहां से एमिट होगा इसको हमने नाम दिया एमिटेड पार्टिकल, और ये एनर्जी। तो ये हमारी बेसिक इक्वेशन फॉर दी अल्फा डीके। अब यहां से अगर कितनी एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी का कैलकुलेशन करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी कन्वर्जन, Q is equal to mass of parent minus mass of daughter minus mass of alpha particle into c square। ये एक बेसिक इक्वेशन आपको याद रखनी है। सो इस इक्वेशन से हम अल्फा डीके के अंदर जो रेडिएशन बाहर निकलेगा वो रेडिएशन हम इजीली कैलकुलेट, उस रेडिएशन की एनर्जी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो Q वैल्यू इज इक्वल टू mass of parent minus mass of daughter minus mass of emitted particle into c square। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन Q एनर्जी, Q वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। देन फॉर एग्जांपल अगर हमने माना कि यूरेनियम 92 238 से कोई रेडिएशन मतलब अल्फा डीके हुआ तो 2He4 ये अल्फा डीके हुआ। अब जो नया न्यूक्लियस बनेगा जिसका एटॉमिक नंबर होगा 90, एटॉमिक मास नंबर होगा 234, मतलब थोरियम प्लस Q वैल्यू। ये अल्फा डीके का सिंपल एग्जांपल। अब जब भी कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से एक्टिविटी होगी, अल्फा डीके जब बाहर निकलेगा, तब उस अल्फा पार्टिकल की एनर्जी, उस अल्फा पार्टिकल की स्पीड, ये दोनों चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपको एमसीक्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। सो हम इस दोनों चीज को डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस होगा वो हमारा स्टेशनरी न्यूक्लियस होगा। उस स्टेशनरी न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्सिव फोर्स इतना हाई हो जाएगा, सो रिपल्सिव फोर्स इज ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो शॉर्ट रेंज फोर्स है, अगर उससे इंक्रीज हो जाएगा तो ये स्टेशनरी न्यूक्लियस से अपने आप स्पॉन्टेनियसली अल्फा डीके स्टार्ट हो जाएगा। तो इनिशियली इस न्यूक्लियस के लिए स्पीड कितनी होगी 0, बिकॉज ये स्टेशनरी है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 0 और उसमें से ये बाकी के न्यूक्लियस बाहर निकलेंगे। तो हम इजीली अल्फा पार्टिकल की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी अल्फा पार्टिकल की एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। So initial momentum is equal to final momentum, initial energy is equal to final energy। इस सिंपल कंसेप्ट से हम अल्फा पार्टिकल के लिए स्पीड एंड एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी स्पीड के जो फाइनल जो फॉर्मूला जो हमें मिलेगा उस फॉर्मूला का हम नॉर्मली एमसीक्यू में यूज करेंगे। सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इफ यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। इस दोनों का कैलकुलेशन हम स्टार्ट करेंगे। So according to NCERT ये स्टैंडर्ड इक्वेशन Q वैल्यू का सिंपल कन्वर्जन, इस अल्फा डीके का एक सिंपल एग्जांपल। इतनी चीजें हमें याद रखनी है। बट इसके बाद जो हम कैलकुलेशन करेंगे अल्फा पार्टिकल की एनर्जी एंड स्पीड, इस ये पूरा डेरिवेशन आपको सिर्फ आपके एमसीक्यू के लिए याद रखना है। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, तो आपको इसके बाद जो मैं डेरिवेशन स्टार्ट करूंगा इस डेरिवेशन के सारे स्टेप भी आपको याद रखने हैं। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सिंपल इक्वेशन। ये पूरी इक्वेशन आपको याद रखनी है Q वैल्यू की। और Q वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो Q इज इक्वल टू पेरेंट माइनस डॉटर माइनस एमिटेड पार्टिकल इनटू c स्क्वायर।
ये बेसिक इक्वेशन आपको याद रखनी है। So now speed and energy of the alpha particle. Speed of emitted alpha particle. अब स्पीड कैलकुलेट करनी है हमें, तो सबसे पहले एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे हम। अब जो बेसिक इक्वेशन होगी अल्फा पार्टिकल अल्फा डीके के लिए, वो बेसिक इक्वेशन हमारे क्या थी कि किसी भी एक डॉटर न्यूक्लियस किसी भी एक पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस का बाहर निकलना प्लस एमिटेड पार्टिकल प्लस क्यू एनर्जी। सो बेसिक इक्वेशन x z a which gives, अब अल्फा डीके होगा तो 2He4 ये पार्टिकल एमिट होगा, प्लस जो नया डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर Z-2, मास नंबर A-4 प्लस Q वैल्यू, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब मास एनर्जी कन्वर्जन से हम Q एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमारा जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस स्टेशनरी था, मतलब पेरेंट न्यूक्लियस। उस स्टेशनरी न्यूक्लियस से अल्फा डीके हुआ तो अल्फा के पास कोई ना कोई एनर्जी होगी, गामा के पास भी कोई ना कोई एनर्जी होगी, मतलब इस दोनों न्यूक्लियस के पास एक मोमेंटम होगा। सो अब जो नेक्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करेंगे, ये स्टेशनरी न्यूक्लियर, अगर स्टेशनरी न्यूक्लियर होगा तो इसकी स्पीड 0 होगी। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका मोमेंटम 0 विच इज इक्वल टू my vy प्लस m of helium, speed of helium. So law of conservation of momentum, m1 v1 is equal to m2 v2. So finally मैग्नीट्यूड की बात करें तो my vy is equal to m mass of helium, speed of helium. ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसी से अगर हम vy को सब्जेक्ट बनाए तो मास ऑफ हीलियम, स्पीड ऑफ हीलियम अपॉन मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इनिशियली पेरेंट न्यूक्लियस स्टेबल, मतलब स्टेशनरी, इस दोनों न्यूक्लियस की हम एनर्जी की बात करें तो 0 which is equal to half mv square, mass of daughter, speed of daughter square plus half of helium, speed of helium square plus q एनर्जी। अब इससे भी एक रिलेशन हमें मिलेगा। सो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब ये यहां से हमारे पास एक एनर्जी होगी। अब इसी से अगर हम डायरेक्टली Vy को कन्वर्ट करें, Vy को हम कन्वर्ट करें तो हाफ my, अब Vy का कन्वर्जन यहां से हम लिखे तो मास ऑफ हीलियम इनटू स्पीड ऑफ हीलियम अपॉन मास ऑफ
डॉटर स्क्वायर प्लस हाफ हीलियम स्क्वायर हीलियम विच इज इक्वल टू क्यू। सिर्फ मैग्नीट्यूड हमने कंसीडर किया तो इज इक्वल टू हमने क्यू मान लिया। अब यहां से हमने सपोज एम वाई स्क्वायर, तो यहां से अगर ब्रैकेट ओपन करें तो हाफ मास ऑफ डॉटर इनटू एम स्क्वायर हीलियम वी स्क्वायर हीलियम अपॉन एम स्क्वायर वाई प्लस हाफ मास ऑफ हीलियम वी स्क्वायर हीलियम इज इक्वल टू क्यू। तो यहां से एक डॉटर न्यूक्लियस का मास कैंसल। अब इस दोनों टर्म से अगर हम कॉमन निकालें तो कॉमन टर्म हमारा होगा, पहले एलसीएम कंप्लीट करें तो एम स्क्वायर एच ई वी स्क्वायर एच ई अपॉन 2 प्लस हाफ मास ऑफ हीलियम मास ऑफ डॉटर वी स्क्वायर एच ई विच इज इक्वल टू क्यू मास ऑफ डॉटर। ये हमने एम वाई को डायरेक्टली एलसीएम लिया और एलसीएम के टर्म के बाद हमें ये फाइनल इक्वेशन मिली। अब इस पूरी इक्वेशन से हम अगर कॉमन ले तो हाफ एम एच ई वी स्क्वायर एच ई, ये एक पूरा टर्म हमारा कॉमन होगा। तो हाफ मास ऑफ हीलियम स्पीड ऑफ हीलियम स्क्वायर इनटू ब्रैकेट, यहाँ पे बचेगा मास ऑफ हीलियम प्लस मास ऑफ डॉटर विच इज इक्वल टू क्यू इंटू मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। अब ये जो टर्म होगा हमारा हाफ एम वी स्क्वायर, हीलियम का मास हीलियम की स्पीड, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी हो गई हीलियम की। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज इक्वल टू, साइड चेंज करें तो क्यू अपॉन एम एच ई प्लस एम वाई इंटू मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। तो ये काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा। अब मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस हमें कितना मिलेगा, एटॉमिक मास A-4। सो यहां से हम कंडीशन लिखे कि मास ऑफ डॉटर ऑलमोस्ट इक्वल टू A-4, देन एंड मास ऑफ हीलियम, सो मास ऑफ हीलियम हमारा क्या बचेगा, ये पूरा टर्म साथ में मास ऑफ डॉटर प्लस मास ऑफ हीलियम, ये दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये मास कितना बचेगा हमारा A-4 प्लस 4, इट मीन्स ये बचेगा A। सो इस दोनों टर्म को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू Q इंटू A-4 अपॉन A। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी की फाइनल इक्वेशन विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर एमसीक्यू। तो ये चीज हमें याद रखनी, ये फॉर्मूला याद रखना है। जब भी आपको अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पूछे तो डायरेक्टली आपको न्यूक्लियस के लिए Q वैल्यू इनटू A-4 अपॉन A का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। Q वैल्यू आप डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। Q इज इक्वल टू मास ऑफ पेरेंट माइनस मास ऑफ डॉटर माइनस मास ऑफ एमिटेड पार्टिकल इनटू c स्क्वायर। इस इक्वेशन से हमें Q वैल्यू मिलेगी इनटू जिस न्यूक्लियस का हमें मास, मतलब जो हमें पेरेंट न्यूक्लियस गिवन है उस पेरेंट न्यूक्लियस का A की वैल्यू। सपोज हमें पेरेंट न्यूक्लियस गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर कि यूरेनियम 92 238, तो यहाँ पे 238 माइनस 4 मतलब 234 अपॉन 238 इंटू Q वैल्यू। यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो ये एक चीज हमें याद रखनी है। अब अगर इसी इक्वेशन से स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल, हमारा मेन कंसेप्ट है स्पीड ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल, अगर हम इस इक्वेशन से स्पीड कैलकुलेट करें
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा मतलब कि हाफ एम अल्फा वी स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू a-4/a इंटू क्यू। तो इसी से हमें अगर v को सब्जेक्ट बनाए तो हमें यहां पे मैंने लिखा स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज इक्वल टू स्क्वायर निकला तो सामने पूरा स्क्वायर रूट होगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू a-4 अपॉन a इंटू क्यू अपॉन m ऑफ अल्फा। ये हमारी स्पीड की इक्वेशन, स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये दोनों इक्वेशन हमें याद रखनी है स्पेशली एमसीक्यू के लिए। सो अल्फा डीके के अंदर हमने लिखा कि जब भी कोई न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल अल्फा डीके होगा, इट मींस कि हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकलेगा, तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा डॉटर न्यूक्लियस का जो हमें एटॉमिक नंबर मिलेगा वो Z-2 होगा और डॉटर न्यूक्लियस का मास नंबर होगा A-4। इसी इक्वेशन से हम Q वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, मास ऑफ पेरेंट माइनस मास ऑफ डॉटर माइनस मास ऑफ एमिटेड पार्टिकल इनटू c²। अब इस इक्वेशन का यूज करके अगर हमें अल्फा पार्टिकल की स्पीड एंड अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी है तो हम डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट हमें यूज करना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने मान लिया कि जो हमारा रेडियो न्यूक्लियर जो पेरेंट न्यूक्लियर है वो स्टेशनरी, उस स्टेशनरी न्यूक्लियस के अंदर रिपल्सिव फोर्स इतना इंक्रीज हो गया कि उसके अंदर से अल्फा डीके होना स्टार्ट हो गया। सो ये स्टेशनरी होगा तो इसकी स्पीड 0, सो मोमेंटम भी 0, तो मोमेंटम ऑफ डॉटर इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा मैग्नीट्यूड के टर्म में हमने लिया और यहाँ से vy स्पीड ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस को हमने सब्जेक्ट बनाया तो हमें ये एक फॉर्मेट मिलेगा। अब इस फॉर्मेट को हमें यूज करना है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिस टर्म पेरेंट न्यूक्लियर जिसके लिए स्पीड 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, सो 0 इज इक्वल टू हाफ my/vy² प्लस हाफ mhe v² प्लस q, मतलब अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस q। तो इसी से अगर हम मैग्नीट्यूड का टर्म लें तो q इज इक्वल टू एडिशन ऑफ दिस टू काइनेटिक एनर्जी, सो q इज इक्वल टू एडिशन ऑफ दिस टू काइनेटिक एनर्जी एंड इसी काइनेटिक एनर्जी के vy के टर्म को हमने यहाँ से चेंज किया, सो mhe इंटू vhe अपॉन my ये हमने यहाँ से कन्वर्ट किया और पूरा स्क्वायर का टर्म, तो स्क्वायर के टर्म के लिए हमने इसको ब्रैकेट ओपन किया, देन वी गेट हाफ my इंटू m²he v²he अपॉन m²y प्लस हाफ mhe v²he इज इक्वल टू q। इसी से हमने एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद हमने फाइनली एक टर्म मिला हाफ mhe v²he मतलब हाफ mv² फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। सो ये टर्म पूरा हमने मान लिया काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को हमने यहाँ से साइड चेंज की, डिनोमिनेटर में आया तो my अपॉन mhe प्लस my। अब my डॉटर न्यूक्लियस का मास कितना होगा, सो न्यूक्लियर मास हम देखें तो a-4, सो my इज अप्रोक्सीमेटली a-4 एंड my प्लस mhe इस दोनों का एडिशन मतलब पेरेंट का मास, तो a। इस दोनों टर्म को हमने यहाँ से रिप्लेस किया तो हमें फाइनल इक्वेशन मिली काइनेटिक एनर्जी की q इंटू a-4 अपॉन a। इसी इक्वेशन के अगर स्पीड कैलकुलेट करें तो हाफ mv², यहाँ से v को सब्जेक्ट बनाए तो हमें फाइनल टर्म मिलेगा √2 इंटू a-4 अपॉन a इंटू q अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये पूरा डेरिवेशन अल्फा पार्टिकल की स्पीड एंड एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। अब इसी कैलकुलेशन के बेसिस पे हम फर्दर एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, बट अभी के लिए आपको ये पूरा डेरिवेशन याद रखना है। इसके पहले जो हमने जो सिंपल इक्वेशन लिखी थी क्यू एनर्जी के लिए, क्यू वैल्यू के लिए, वो इक्वेशन याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बीटा डीके और बीटा डीके के बाद होगा गामा डीके एंड देन इस तीनों रेडिएशंस के लिए हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।